आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। संबंधित सभी कार्य योजनाएं हैं जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव में इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। आज इन सब का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके प्रयास का परिणाम है कि आज विकास एक नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को ईमानदारी से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं हुआ। और अगर ये प्रयास हुआ होता, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश देश की सबसे समृद्ध राज्यों में खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है और 4 वर्ष की इस कार्यावधि ने यह अपने आप में साबित किया है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था, अपने उन संभावनाओं का भरपूर उपयोग करते हुए आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अलग अलग फील्ड है, लेकिन पर्यटन भी उसमें से एक माध्यम है। पर्यटन केवल धार्मिक दृष्टि से लोगों की आस्था का सम्मान करने तक सीमित नहीं है। आस्था का सम्मान करने के साथ ही पर्यटन हमारे लिए रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। याद करिए प्रयागराज कुंभ 2019 को। प्रयागराज कुंभ के पहले मैंने इस बारे में अलग अलग टीमें गठित की थी और मैंने इस बारे में कहा था कि कुंभ को हम एक यूनिक इवेंट बनाएंगे, लेकिन साथ साथ सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हमें उस टीम के द्वारा अवलोकन करना है। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसके साथ अध्ययन के लिए जोड़ा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में प्रदेश सरकार के थोड़े से प्रयास से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में भागीदार बने और जितने भी वहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, इनकी आमदनी अन्य कुंभों की तुलना में 3 गुना से लेकर के 15 गुना तक बढ़ी। ये चीजें दिखाती है कि लोगों को रोजगार भी मिला। आखिर स्वच्छता कर्मी 20,000 स्वच्छता कर्मी थे, आखिर इसी समाज से तो थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी थे, इसी समाज से थे। अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, कोई नाविक का काम कर रहा है, कोई, मैंने जिस भी नाविक से पूछा भाई कितना आपने मुनाफा कमाया है, वो कहता था साहब पहले हम लोग पूरे कुंभ के दौरान 10,000 15,000 कमाते थे, लेकिन इस बार हमारी कमाई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 15 लाख तक। ये चीजें दिखती हैं कि हर एक तबके पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ये इसलिए सरकार ने इस प्रकार का मंच दिया, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, समाज ने मिलकर के इस पूरे आयोजन को एक भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन के रूप में बदला, तो पर्यटन की संभावना विकास की एक नई ऊंचाई तक प्रदेश का नाम भी वैश्विक मंच पर हुआ कि उत्तर प्रदेश ने कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया। और ये आयोजन इतना भव्य और इतना दिव्य बन गया कि आज इसका परिणाम हम सबके सामने है। यही प्रयास काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ जोड़ा। याद करिए काशी में, काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ जी से। 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय काशी गए
और काशी में उस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब गए तो संकरी गली और गंदगी को देख करके गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उनका वो ऑडियो आज भी है जिसमें वह वहां के लोगों को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी संकरी गली है, कितनी गंदगी है, प्रसाद में मक्खियां भी बना रही है और इसी प्रसाद को लोग लेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह पाएगा। बापू ने आज से 100 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वैश्विक पटल पर रखा। और भाइयों बहनों, आज जब काशी नए कलेवर के रूप में सामने आई है तो वहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। काशी में हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनाया है और उस में केवल श्रद्धालु जनों को एक व्यवस्था दी थी। व्यवस्था ये थी कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो आकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको अगर कोई सहायता चाहिए वहां से सहायता उसको मिल जाएगी और फिर उसके माध्यम से वो व्यवस्था आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और इस टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने वहां पर रोजगार भी दिया और रोजगार के साथ साथ स्वयं अपनी आय भी बढ़ाई। लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त लाभ काशी विश्वनाथ मंदिर को केवल टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से प्राप्त हुआ। और यही नहीं, जिस कार्य को लेकर के कई लोग पूछते थे कि साहब हम जाते हैं, पंडे हमें परेशान कर देते हैं, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने क्या काम किया? उन्होंने कहा जितने भी ऐसे लोग थे उनसे कहा कि देखो तुम लोग किसी से पैसा नहीं मांगो, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे, तुम्हें यूनिफॉर्म देंगे, तुम्हें हिंदी इंग्लिश संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग कराने के बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास स्लिप लेके जो आएगा आपको उसको पूजा करवाना है। उससे कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना है, ना कोई देगा भी तो भी लेगा नहीं। प्रारंभ में हम लोगों को भय लगता था कि पता नहीं इसमें क्या होगा, एक तो मंदिर को ही पैसा देना पड़ेगा या प्रशासन को पैसा देना पड़ेगा। 130 से अधिक ऐसे लोगों को उससे वहां रोजगार मिला जो वहां पे 25,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये है परिवर्तन, ये रोजगार। इस समाज का वह युवा इससे रोजगार प्राप्त कर रहा है। मंदिर में जो पुष्प चढ़ते हैं ये पुष्प वेस्ट हो जाते थे, फेंके जाते थे। मंदिर के पुष्प चढ़े, अगले दिन गंगा जी में प्रवाहित करते, गंगा जी भी प्रदूषित होती थी, उसका तिरस्कार होता था। मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उन सभी पुष्पों को एकत्र किया और एकत्र करके चंदौली के एक नक्सल प्रभावित गांव को इसके साथ जोड़ा और वहां की महिला स्वयंसेवी समूह को इसमें प्रशिक्षित किया। उनसे कहा गया कि जितने भी पुष्प आएंगे इन सभी पुष्पों को तुम्हें एकत्र करके इसे इत्र बनाना है, धूप और अगरबत्ती बनाना है। उसमें से प्रत्येक महिला आज हर महीने 7,000 से लेकर 15,000 रुपए कमा रही हैं। उस गांव की महिलाएं कमा रही हैं। एक धार्मिक स्थल या एक पर्यटन एक केंद्र, एक धार्मिक स्थल कितने लोगों के पर्यटन और आजीविका का आधार सम्मानजनक ढंग से बन सकता है। अगर हम उसको सिस्टम के साथ जोड़ सके तो ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। और यही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ किया। पिछला 1 वर्ष पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए बीता है। इस सब के बावजूद लोगों की जिज्ञासा ने, जूझने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक नया उत्साह और उमंग दिया। कोरोना से भी लड़ाई जीतते रहे, लड़ते रहे और साथ साथ इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाते हुए आज ये तय किया गया कि हर हाल में हम लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की योजना 2019 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। पर्यटन संवर्धन की इस योजना के पीछे का हेतु यही है, स्वाभाविक रूप से जनता के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों इनके ऊपर बड़ा दायित्व होता है।
जनता अपेक्षा रखती है और इसलिए प्रत्येक माननीय विधायक से जिम्मेदारी दी गई कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसे पर्यटन केंद्र के सुंदरीकरण की योजना को वह हाथ में ले जिसमें कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा वे लोग सीएसआर से और जन सहयोग से उसमें लगाएंगे और उस पर्यटन केंद्र को एक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके लोगों के आवागमन के पर्यटन के आवागमन का एक केंद्र बिंदु बनाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि एक साथ 373 ऐसे केंद्रों के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ या लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर एक साथ हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। कोई भी पार्टी हो,